हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का क्या मतलब है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। At the time of retirement of a partner, the assets and the liabilities are revalued. Revalued means उनकी revaluation होती है। Obviously कुछ ना कुछ उनकी वैल्यू में किसी पार्टनर के जाने से या तो इंक्रीज हुआ होगा या फिर डिक्रीज हुआ होगा। The profit or loss so generated is distributed among the partners, among all the partners. In this case, please remember this thing, among all the partners, all the old partners in their old ratio. मीन्स जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उस केस में उसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड होती हैं फर्म के, और जो भी फर्म को प्रॉफिट या लॉस हुआ हो वो सारे पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। While preparing balance sheet, assets and liabilities are recorded at their revised value. और जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब एसेट्स एंड लायबिलिटीज उनकी रिवाइज्ड वैल्यू पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। क्लियर? आई होप टिल दिस the point is clear to you. So now we will do the format of revaluation account. The format of revaluation account is as follows. सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि इसमें आपने माइनस से स्टार्ट करना है। कैसे? डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटीज। ठीक है, माइनस प्लस प्लस माइनस। उसके बाद अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, वो लायबिलिटीज जो आपने रिकॉर्ड नहीं करी वो क्रेडिट डेबिट साइड पे आएंगी, और जो एसेट्स आपने रिकॉर्ड नहीं करे वो क्रेडिट साइड पे आएंगे। ये आपको पता है, दिस वन इज द क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड है, और ये वाली साइड I am just writing it from the keyboard, so I hope you understand it. This one is the debit side. So सबसे पहले माइनस डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, और दूसरी तरफ इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज। उसके बाद आता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। फिर बाकी सब चीज़ें डेबिट साइड पे आएंगी। एक तो आगे आप रेम्यूनरेशन अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गई है, एक कोई भी एक्सपेंसेस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से हुए हैं, या फिर कोई भी खर्चे फर्म ने पे किए हैं, किसी भी तरह के रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस है वो भी डेबिट साइड पे आएंगे। तो उसके बाद या तो फर्म को प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। इन केस प्रॉफिट तो वो डेबिट साइड पे, अगर लॉस है तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा, और सारे पार्टनर्स में वो चीज़ बटेगी उनकी ओल्ड रेशो में। क्योंकि सारे पार्टनर्स में इसलिए क्योंकि अभी तक सारे पार्टनर्स का ये पिछले साल की चीज़ें हैं जिनको हम सब पार्टनर्स में डिवाइड कर रहे हैं उनकी पुरानी रेशो में। क्लियर? ताकि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन मिल सके। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब ये हमारे पास एक सम है जिसमें उनकी रेशो है 5:3:2 पार्टनर्स की। आपकी सी रिटायर हो गया और ए बी ने बाद में डिसाइड किया है कि वो प्रॉफिट एंड शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन हुई है 10% से, ये लैंड एंड बिल्डिंग है 10% कम हो गई। प्रोविजन की क्रिएशन हुई है 2%, ये दिस वन प्रोविजन क्रिएशन। उसके बाद एक्सपेंसेस फर्म ने पे किए हैं 2500, क्रेडिटर्स नो क्लेम इज ड्यू,
कोई क्लेम ड्यू नहीं है और स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज्ड टू 2 लाख। इंक्रीज टू 2 लाख का क्या मतलब, पहले 150 थी अब 2 लाख हो गई, मीन्स डिफरेंस इज 50,000। तो 50,000 से वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करके बताते हैं। सबसे पहले उसने कहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड 1 लाख का 10%, मीन्स 10% कितना हुआ 10,000। तो डेप्रिशिएट हुई है तो वो किस तरफ आएगी, यहाँ एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है, माइनस। अगर डिक्रीज हुई हो तो वो डेबिट साइड पे, अगर इंक्रीज हुई हो वो क्रेडिट साइड पे। ठीक है, इसी तरह लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर इंक्रीज हुई है तो वो डेबिट साइड, अगर डिक्रीज हुई है तो क्रेडिट साइड पे। तो ये 10,000 आ गई। उसके बाद उसने कहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने हैं 12,500। ये कैसे निकाले हमने, 2,50,000 पे 5%, दैट मीन्स 12,500। और ये क्यों क्रेडिट डेबिट साइड पे आए हैं, क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई हैं। तो इंक्रीज के केस में आपने इनको किस तरफ लिखना है, डेबिट साइड पे। उसके बाद आपके एक है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का हमारे पास, मैं क्रेडिटर्स दिखाती हूँ आपको। क्रेडिटर्स हमारे हैं 40,000 के, और वो कह रहे हैं क्रेडिटर्स ऑफ ₹10,000 नो क्लेम इज ड्यू। उनसे कोई भी हमारा क्लेम ड्यू नहीं है, मतलब हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो कम हो गए, मीन्स डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो कम हुए हैं, नो क्लेम इज ड्यू, तो वो किस तरफ आए, क्रेडिट साइड पे। आपको मैंने कहा था डिक्रीज इन एसेट, ये वही चीज है, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। उसके बाद इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, किस तरफ आनी है ये चीजें, क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे अब स्टॉक का भी एक पॉइंट कर लेते हैं। स्टॉक क्या कह रहा है, स्टॉक ने कहा था, जो क्वेश्चन में था, स्टॉक में था कि स्टॉक की वैल्यू अब रह गई है इंक्रीज टू 2 लाख। पहले थी 150, अब 2 लाख तक इंक्रीज होगी। 2 का मतलब क्या होता है कि वो यहाँ से बढ़ के 150 से बढ़कर कितनी हो गई है, 2 लाख। तो इट मीन्स कि आपकी जो वैल्यू ऑफ स्टॉक है वो 50,000 से इंक्रीज हुई है। यहाँ पे अगर लिखा होता यही चीज़, वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज्ड बाय 2 लाख, बाय 2 लाख में आपने वैल्यू लिखनी थी 2 लाख, कि 2 लाख बढ़ी है। बट यहाँ पे मतलब 150 से कहाँ तक पहुँची, 2 लाख पर, तो अमाउंट बढ़ी है जस्ट 50,000। तो हमने उस 50,000 को नोट करना है और वो 50,000 आ गए। अब तक मैं चीज़ें एक बार फिर से चेक कर लें। एक तो है लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, देन हमने कर लिया क्रेडिटर्स का पॉइंट, फिर हमने स्टॉक का पॉइंट भी किया। उसके बाद हमारा है कैश और बैंक एक्सपेंस, सॉरी, टू कैश और बैंक एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस फर्म पे करेगी वो किस तरफ आने हैं, हमने फॉर्मेट में किया था डेबिट साइड पे। सो 2500। देन लास्ट पॉइंट कि इनको प्लस करके, अब इस साइड को अगर हम प्लस करें 10,000 और 50,000 को प्लस करें तो हमारा आंसर आता है 60,000। 60,000 में से 2500, 12,500 और 10,000 अगर आप माइनस करते हो देन द आंसर कम्स टू बी 35,000। अब मैंने आपको कहा था कि अगर आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो, और हमारी ओल्ड रेशो थी 5:3:2। तो हमने यहाँ पर एक ज़ीरो और आनी है, 35,000 आना है। तो
35,000 into 5 by 10, 35,000 into 3 by 10, 35,000 into 2 by 10. तो आपका आंसर आएगा 17,500, 10,500 एंड 7,000. ये याद रखिएगा, यहाँ पर एक ज़ीरो, ये टाइपिंग में प्रॉब्लम हुई है, तो 35,000 है. आई थिंक ये आपको सम से क्लैरिटी होगी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमने किस तरह से अमाउंट्स और कैलकुलेशन करनी है. आई होप द टॉपिक विल बी क्लियर टू यू. थैंक you very much. Please subscribe and like our channel Winner Commerce. Thanks a lot.